हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने जाएंगे फिजियोलॉजी ऑफ वॉमिटिंग। तो फिजियोलॉजी ऑफ वॉमिटिंग से पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ वॉमिटिंग में उसका डेफिनेशन वॉमिटिंग और एमिसिस इज द फोर्सफुल एक्सपेंशन ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक एंड और इंटेस्टाइन थ्रू द माउथ। तो वॉमिटिंग क्या है? वॉमिटिंग को हम इमाइसिस भी बोलते हैं। इमाइसिस इज अ फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक। मतलब जो या तो इंटेस्टाइन, तो जो हम फूड खाए हैं उसका वापस एक्सपल्शन, मतलब जैसे डिग्लूटिनेशन करने के बाद फूड स्टमक में गया, फिर वो इंटेस्टाइन में गया, तो कुछ कुछ कारणों की वजह से वो क्या हुआ कि फूड वापस रिटर्न आ जाए थ्रू, मतलब थ्रू द माउथ, उसको हम क्या कहते हैं? वॉमिटिंग। तो इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वॉमिटिंग और इमेसिस द फोर्सफुल एक्सपेंशन ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टोमक एंड और इंटेस्टाइन थ्रू द माउथ। तो इतनी डेफिनेशन के बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक है। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, और वो डायग्राम में मैंने कहा है कि क्या होता है। वॉमिटिंग सेंटर तो सबको पता है कि मेडुला ओब्लोंगेटा में होता है, लेकिन हायर सेंटर्स भी होते हैं जो उस पर क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, डायबेरेंथ एरिया, प्रोस्टेरमा, ये सब जो है ये हायर सेंटर्स है जो उस पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन द मेन वॉमिटिंग सेंटर इज इन मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है। तो वॉमिटिंग जब ऐसी सेंसेशन आई, हम एफरेंट पाथ पे देखेंगे इसका लास्ट में। लेकिन पहले कोई सेंसेशन समझो आई, इंटेस्टाइन से आई या स्टोमक से आई या वॉमिटिंग सेंटर पे कोई कीमो केमिकल से आई, कोई स्मेल से आई, कोई साइट से आई, तो कोई स्टिमुलेशन आया वॉमिटिंग सेंटर पे, तो वॉमिटिंग सेंटर क्या होगा? एक्टिवेट कर जाएगा। तो सबसे पहले वॉमिटिंग होने से पहले हमें क्या फील होगा? तो नोजिया। नोजिया इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस जो हमको फील होगा, एंड सलाइवरी सेक्रेशन इंक्रीज देगा। तो नोजिया फील होगा हमें वॉमिटिंग से पहले, और क्या होगा कि सलाइवरी सेक्रेशन ये क्या बोलते हैं, बढ़ जाएगा, और ब्रीदिंग बिकम्स डीप। और ब्रीदिंग कैसी होगी? डीप हो जाएगी। जब हम देखो वॉमिटिंग होती है तो हमें डीप ब्रीदिंग आती है। सांस लेंगे तो ऐसा लगता है कि नोजिया हो रहा है और हमें वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ब्रीथिंग भी कैसी होती है? डीप हो जाती है, एंड रैपिड और इरेगुलर। और रैपिड और इरेगुलर हो जाती है वही क्योंकि नोजिया हो रहा है और हमें अजीब फीलिंग होती है नोजिया की वजह से कि अभी वॉमिटिंग हो जाएगी। तो इसी वजह से क्या क्या चीजें होती हैं वॉमिटिंग होने से पहले? तो सबसे पहले नोजिया फील होगा कि वॉमिटिंग होने वाली है। फिर दूसरा है कि सलाइवरी सेक्रेशन बढ़ जाएगा, और ब्रीदिंग कैसी जगह डीप हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी और रैपिड हो जाएगी। तो ब्रीदिंग के बारे में भी बताया है। तो उसके बाद रेटचिंग साउंड। रेटचिंग हम किसको कहते हैं? साउंड ऑफ वॉमिटिंग को कहते हैं रेटचिंग। साउंड ऑफ वॉमिटिंग में करता हूँ, मतलब रेटचिंग भी होगा, साउंड ऑफ वॉमिटिंग भी आ सकता है। ग्लॉटिस क्लोजेस एंड रिमेन्स शट टिल द एक्सपल्शन ऑफ वॉमिटेड मटेरियल इजेक्टेड। तो क्या होगा? अब देखो, ग्लॉटिस कहाँ होता है? ट्रेकिया की, मतलब जो हमारे ट्रेकिया है उसकी जो ओपनिंग है उसको जो गार्ड करके रखता है वो ग्लॉटिस होता है। तो जो ग्लॉटिस है वो क्या होगा? वो बंद हो जाएगा, ताकि जो एक्सपेल्ड आउट मटेरियल है वो हमारे ट्रेकिया और लंग्स में ना चला जाए, और हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर वो लंग्स में या चला गया तो। इससे क्या होगा कि बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमारा क्या होता है कि जो ग्लॉटिस है वो क्लोज हो जाता है। तो पहला काम क्या हुआ? पहले तो नोजिया आई, फिर उसके बाद हमें क्या हुआ? सैलारी सेक्रेशन बढ़ गया, ब्रीदिंग हमारी डीप हो गई, इरेगुलर हो गई, रेटचिंग साउंड आने लगेंगे हमें वॉमिटिंग से पहले। अब जब वॉमिटिंग होने से पहले क्या होगा कि ग्लॉटिस क्लोज हो जाएगा और रिमेन शट टिल द एक्सपल्शन ऑफ वॉमिटेड मटेरियल इज इजेक्टेड। तो मतलब जब तक वॉमिटेड मटेरियल निकल ना जाए तब तक क्या होगा? हमारा ग्लॉटिस क्लोज रहेगा। दिस इंक्रीजेस इंट्रापल्मोनरी प्रेशर विच प्रिवेंट एस्पायरेशन ऑफ वॉमिटस इनटू द ट्रेकिया। तो जब ये क्लोज हो गया, तो अगर जब ग्लॉटिस क्लोज है तो ना तो इंस्पिरेशन होगा ना तो एक्सपिरेशन होगा। तो हमारे जो वॉमिटिंग से पहले हमने क्या कर लिया? एक एडेप्टेशन कर ली कि ट्रेकिया में चीजें ना जाए। हमने क्या किया कि हमने इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, मतलब हमने डीप ब्रीदिंग की थी। मैंने कहा था ना कि हमने डीप ब्रीदिंग की थी, तो इससे क्या किया हम लोगों ने? हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ा के रख लिया, ताकि एक्सपायरेशन ना भी हो, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों ना भी हो, तो थोड़ी देर तक हम रुक टिक जाए ना। तो क्योंकि अगर हमने एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन किया तो चीजें ट्रेकिया में जा सकती है और हमें दिक्कत दे सकती है। तो ये एक टाइप का अडेप्टेशन हो गया कि ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है और चीजें क्या होती हैं? ट्रेकिया में नहीं जाती है। तो ये एक कंसेप्ट था जो ग्लॉटिस क्लोज होने का था। ठीक है। फिर उसके बाद पायरोलिक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्मली एट द सेम टाइम एंटी पेरिस्टाल्सिस में टेक प्लेस इन स्टोमक। जब हमने स्टोमक देखा था तो हमने कहा था कि पेरिस्टाल्सिस भी हो सकती है, एंटी पेरिस्टाल्सिस। एंटी पेरिस्टाल्सिस मतलब
पेरिस्टालसिस का उल्टा काम, मतलब जब आगे की तरफ चीजों को भेज रहा था स्टोमक, वो क्या करेगा कि एंटी पेरिस्टालसिस करके ऊपर की तरफ भेजेगा, जो उस इंटेस्टाइन की तरफ भेज रहा था, अब वो चीजों को क्या करेगा, एंटी पेरिस्टालसिस करके कहाँ भेजेगा, ईसोफेगस की तरफ भेजेगा। ये काम करेगा, पायरोनिक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्मली एंड सेम टाइम एंटी पेरिस्टालसिस ऑकर। तो अब क्या होगा कि एंटी पेरिस्टालसिस से क्या होगा, जो स्टोमक के कंटेंट है वो ईसोफेगस की तरफ आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर फ्लैसिड स्टोमक क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा बाय रेज इन इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर। तो अब जो नीचे से अब्डोमिनल प्रेशर भी बढ़ रहा है क्योंकि वहां इरिटेशन हो रही है, तो इरिटेशन इंटेस्टाइन में या स्टोमक में होगी तो अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा एंड फ्रॉम द डिसेंट ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अब्डोमिनल वॉल। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब्डोमिनल वॉल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और डिसेंट ऑफ डायफ्राम। देखो मैंने क्या कहा था कि अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्पेस क्रिएट होगा किसमें, हमारे थोरैसिक चेंबर में, और पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा हुआ है ना, तभी तो, क्योंकि और बढ़िया कैसे, जब स्पेस होगी तो स्पेस कैसे होगी, डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्पेस क्रिएट करेगा, ताकि वो जो प्रेशर था हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो बढ़ा रहे और हमें एस्पायरेशन ना करना पड़े। तो इसी वजह से ये जो प्रेशर बढ़ गया, ये अब्डोमिनल वॉल भी प्रेशर डाल रही है, तो क्या हो रहा है कि जो स्टमक है वो कंप्रेस हो रहा है और चीजों को क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ भेज रहा है, रिजल्टिंग हम डिसेंट। और ये कंप्रेशन ऑफ स्टमक हुआ क्यों, एक तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है और अब्डोमिनल वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं ड्यू टू एनी इरिटेशन, वॉमिटिंग सेंटर इरिटेट कर रहा है, ये सिग्नल गया वॉमिटिंग को, तो वो अब्डोमिनल वॉल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और चीजों को क्या कर रही है, ऊपर की तरफ भेज रही है। द कार्डियक स्फिंक्टर एंड इसोफेगस रिलैक्स एंड गैस्ट्रिक कंटेनर देयरफॉर ड्रिवन इनटू इसोफेगस। ये तो काफी इजी पॉइंट है कि कार्डियक स्फिंक्टर या इसोफेगस स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स करेगा, तभी तो चीजें ऊपर की तरफ आएंगी ना। वो तो एकदम लॉजिकली थिंकिंग वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन, तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया कि इसोफेगस कैसा कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करता है, और क्या करता है कि चीजों को माउथ के थ्रू एक्सपेल कर देता है, चीजों को क्या करता है, माउथ के थ्रू एक्सपेल करता है, एज इट इसोफेजियल कंटेंट्स आर एम्प्टी टू द माउथ। तो इसोफेजियल कंटेंट क्या होते हैं, माउथ में एम्प्टी हो जाते हैं। सॉफ्ट पैलेट इज रेज एंड शट द नेजल कैविटी फ्रॉम द थ्रोट। तो अब हम लोग ने क्या किया, सॉफ्ट पैलेट जो हमारा रेज कर दिया, जो यूवला था उसको हम लोग ने रेज कर दिया, और हमारा नेजल चेम्बर भी हमने बंद कर दिया ताकि नोज के थ्रू वॉमिटिंग कंटेंट ना आए। तो इसी वजह से दो जगह दो चीजें हुई, एक तो हम लोगों ने सॉफ्ट पैलेट को ऊपर भेजा और एक तो हमने ग्लॉटिस को नीचे भेजा ताकि ट्रेकिया क्लोज हो जाए। तो हमने ब्रीदिंग, वॉमिटिंग के दौरान हम ब्रीदिंग करते ही नहीं है, ये इसीलिए नहीं करते कि चीजें हमारे रेस्पिरेशन वाले ट्रैक में ना चली जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना चली जाए। इसी वजह से हम ऐसा करते हैं कि ग्लॉटिस को भी क्लोज कर देते हैं, सॉफ्ट पैलेट को भी क्लोज कर देते हैं। अब जब वॉमिटिंग हो गई, ठीक है, अब वॉमिटिंग जब हो गई तो डायफ्राम रिलैक्स एंड इट असेंड्स। अब डायफ्राम रिलैक्स करेगा, डायफ्राम अभी तक कॉन्ट्रैक्ट था, रिलैक्स करेगा। तो लॉजिकली क्या लगता है कि जब डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो वो ऊपर की तरफ आएगा और स्पेस को कम करेगा। तो ऑब्वियसली जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको हमको कम करना पड़ेगा, तो एक्सपिरेशन करना पड़ेगा। तो एक्सपिरेटरी मसल एंड अब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा एक्सपायरेशन हो जाएगा। जब हमारी वॉमिटिंग हो जाएगी तो हम एक्सपायरेशन करेंगे, क्योंकि हमने इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को पहले से बढ़ा के रखा था। तो अब एक्सपायरेशन करेंगे क्योंकि डायफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा और ऊपर की तरफ असेंड करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था वॉमिटिंग होने से लेके, मतलब पूरा प्रोसेस था ये कि कहाँ से क्या सेंटर। अब हम ये देखेंगे कि वॉमिटिंग को मतलब इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, कौन वॉमिटिंग सेंटर को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो क्या करे वॉमिटिंग सेंटर क्या करे, वॉमिटिंग करवाए। तो ये इन्फ्लुएंस इवेंट देखेंगे। उससे पहले डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। तो मैंने बताया कि वॉमिटिंग सेंटर में मैंने बताया कि रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है, तो इसका रीजन मैंने दे दिया, बहुत अच्छे से समझाया कि रेस्पिरेशन क्यों स्टॉप हो जाएगा। फिर वॉमिटिंग सेंटर क्या कराएगा, सॉफ्ट पैलेट को रेस कराएगा ताकि नेजल चेम्बर बंद हो जाए, और वैसे भी हम रेस्पिरेशन तो कर नहीं रहे इसलिए बंद करा देगा और कंटेंट हमारे नोज से ना बाहर आए। फिर उसके बाद वो अब्डोमिनल प्रेशर को रेस करेगा, इसको बोलते हैं सोमैटोमोटर सिग्नल्स। मतलब ये क्या करेंगे, अब्डोमिनल प्रेशर को रेस करेंगे और एंटी पेरिस्टालसिस क्या करेगा, जनरेट कराएगा एंटी पेरिस्टालसिस। तो अब अब्डोमिनल प्रेशर रेज हो गया है, तो एंटी पेरिस्टालसिस को मैंने समझाया कि एंटी पेरिस्टालसिस से कंटेंट जो है वो ऊपर की तरफ आएंगे स्टमक में, क्योंकि पेरिस्टालसिस से कंटेंट नीचे जा रहा था, तो एंटी पेरिस्टालसिस से कंटेंट ऊपर आएगा। फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड अब्डोमिनल मसल, डायफ्राम को जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या करता है, स्पेस को इंक्रीज करता है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को क्या करता है, बढ़ा देता है। और अब्डोमिनल मसल को क्या करती है, वॉमिटिंग सेंटर कॉन्ट्रैक्ट कराती है। तो उसी वजह से क्या होता है कि स्टोमक जो फ्लैसिड स्टोमक पड़ा है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और कंटेंट को इसोफेगस की तरफ भेजता है। तो इवेंट्स ऑफ वॉमिटिंग में हमने देखा था कि क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस भी हो रहा है। तो देखो ये ग्लॉटिस बंद हो गया,
ऊपर से सॉफ्ट पैलेट बंद हो गया, तो एक आराम से सीधा सीधा पाथ मिल गया माउथ से बाहर आने का, एक सीधा सीधा पाथ मिल गया माउथ से बाहर आने का। और मैंने आपको ये बताया था कि जो ईसोफेगस है वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। जो ईसोफेगल स्फिंक्टर है वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। और ईसोफेगस एक्टिवली क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा चीजों को माउथ से एक्सपेल करने के लिए। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने देखी। तो हमें बस यही याद रखना है, डायग्राम को दिमाग में रखिए। इसकी थ्योरी आप खुद लिख लोगे कि रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा। तो रेस्पिरेशन स्टॉप कैसे होगा, वो पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की मैंने। फिर सॉफ्ट पैलेट रेज हो जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा, स्टमक स्क्वीज हो जाएगा, स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब्डोमिनल प्रेशर रेज हो जाएगा। फिर एंटी पेरिस्टालसिस हो जाएगी और स्टमक को ऊपर कंटेंट ऊपर की तरफ आने स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम अब्डोमिनल मसल होगा, मतलब अब्डोमिनल से कॉन्ट्रैक्ट करेगी अब्डोमिनल मसल। फिर क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस एंड इवेंट्स ऑफ वॉमिटिंग हमने पूरा समझ ली, कैसे कैसे चीजें एक्सपेल आउट हो रही हैं इंटेस्टाइन से या स्टमक से। उसके बाद ये रेचिंग साउंड ऑफ मैंने बताया, एट द एंड ऑफ वॉमिटिंग डायफ्राम लगे एसेंट, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सपायरेटरी मसल अब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनिशिएशन, ये हम लोग इफरेंट फाइबर देख रहे हैं। अब तक हमने ये देख लिया कि जब वॉमिटिंग सेंटर ट्रिगर होगा तो ये चीजें होंगी, एस्पायरेशन रुक जाएगा और चीजें कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, अब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अब्डोमिनल प्रेशर रिलीज होगा, इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा और क्या होगा, ब्रीदिंग रुक जाएगी और वॉमिटिंग होगी, स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये सारे प्रोसेस हमने देख लिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि कौन ट्रिगर करता है वॉमिटिंग सेंटर को हमारे बॉडी में, कौन ऐसा ट्रिगरिंग एजेंट है जो हमारे बॉडी में क्या करता है, वॉमिटिंग सेंटर को ट्रिगर करता है। तो वॉमिटिंग ऑल दिस कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ मूवमेंट्स, तो मतलब ये पूरे कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ मूवमेंट थे जो वॉमिटिंग ड्यूरिंग वॉमिटिंग कंट्रोल थ्रू वॉमिटिंग सेंटर। जो मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स बताए, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा वॉमिटिंग सेंटर कर रहा है, जो लोकेटेड है डोर्सल पोर्शन ऑफ लेटरल रेटिकुलर फॉर्मेशन मेडुला। एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है वाइवा में, ये होता कहाँ पर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया डोर्सल पोर्शन, डोर्सल साइड में होता है ऑफ लेटरल रेटिकुलर फॉर्मेशन इन मेडुला। तो मेडुला में रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है और ये डोर्सल पोर्शन ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला में कौन होता है, हमारा वॉमिटिंग सेंटर होता है। ये पॉइंट को हमेशा याद रखना। एफरेंट इंपल्सेस में अराइज फ्रॉम, तो अब एफरेंट इंपल्सेस क्या होंगे, जो इम्पल्स लेके जाए ब्रेन की तरफ, उसको एफरेंट इम्पल्स बोलते हैं। और वो कैसी होती है, सेंसरी होती है। और एफरेंट इम्पल्सेस कैसी होती है, मोटर होती है। तो एफरेंट इम्पल्स सेंसरी होंगी, तो सेंस करके किसके तरफ लेके जाएंगी कि वॉमिटिंग की जरूरत है, तो ये सेंस करेंगे अब्डोमेन, इंटेस्टाइन से, स्टमक से, इरिटेशन को देखेंगे और क्या करेंगे, सेंस करके हमारे मेडुला तक लेके जाएंगे, वॉमिटिंग सेंटर तक लेके जाएंगे। तो इरिटेशन ऑफ म्यूकोसा, तो अगर इरिटेशन ऑफ म्यूकोसा इन द स्टमक एंड अदर पार्ट्स ऑफ जीआईटी, अगर जीआईटी में इरिटेशन है, कोई ऐसा फूड हमने खा लिया जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा और ऐसा इरिटेशन क्रिएट कर रहा है हमारे बॉडी में, तो वॉमिटिंग सेंटर को क्या होते हैं, रिसेप्टर क्या लेके जाते हैं, सिग्नल लेके जाते हैं वॉमिटिंग सेंटर पे कि वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए। पहला रीजन ये था कि जीआईटी या म्यूकोसा में इरिटेशन हो, या स्टमक के म्यूकोसा में इरिटेशन हो, या होल जीआईटी के म्यूकोसा में इरिटेशन हो, तो वो सिग्नल लेके जाते हैं कहाँ पर, हमारे वॉमिटिंग सेंटर पे। द लिम्बिक कॉर्टेक्स विच में ओरिजिनेट इन रेस्पॉन्स टू इमोशन, तो मैंने कहा था कि हायर सेंटर्स भी होते हैं, तो उसमें लिम्बिक सिस्टम भी होता है हमारा इन्वॉल्व वॉमिटिंग सेंटर के लिए, विच में ओरिजिनेट इन रेस्पॉन्स टू इमोशन नॉजियाटिक स्मेल एंड सिकनिंग साइट। तो ये कैसा होता है, इमोशंस को देखता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। तो अगर कोई इंसान इमोशनल है या उसको नॉजियाटिक स्मेल आ रही है, सिकनिंग साइट्स आ रही हैं, तो मतलब स्मेल्स आ रही हैं, तो वो क्या करेगा, वॉमिटिंग सेंटर लिम्बिक सिस्टम स्टिमुलेट करेगा वॉमिटिंग सेंटर को और वॉमिटिंग इनिशिएट करेगा। फिर वेस्टिबुलर अपैरेटस एग्जांपल इन मोशन सिकनेस, तो वेस्टिबुलर अपैरेटस भी काम करता है मोशन सिकनेस। हमने कहा है जैसे कुछ लोगों को अगर गाड़ी में बैठे हैं तो उनको उल्टियां होती है, मतलब उनको वॉमिटिंग होती है, तो ये एक मोशन सिकनेस का वो है, उसमें भी क्या वॉमिटिंग सेंटर क्या होता है, ट्रिगर होता है। फिर उसके बाद हार्ट एंड अदर ऑर्गन से भी ट्रिगर हो सकता है। Impulse are related from vomiting center over visceral efferent pathways in the sympathetic nerves and vagi। तो सिंपेथेटिक नर्व्स या वेगल नर्व्स क्या करती हैं, ऊपर की तरफ लेके जाती है सिग्नल सेंटर तक, और सिंपेथेटिक नर्व तो स्पाइनल कॉर्ड ले जाएगी, और वेगल एफरेंट्स जो होती हैं वो डायरेक्ट ही वॉमिटिंग सेंटर को इनर्वेट करती हैं और वॉमिटिंग को इनिशिएट करती हैं। तो वॉमिटिंग सेंटर पे एक और चीजों का ट्रिगर है, वो है कीमो रिसेप्टर। ये इसको हम लोग कहेंगे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, इट इज लोकेटेड नियर द एरिया प्रोस्टेमा। तो मैंने कहा था ना कि
हायर सेंटर्स भी होते थे, हाइपोथैलेमस हो गया या सेरिबेलम हो गया, लेबेरिंथ हो गया, एरिया पोस्टर्मा हो गया, लिम्बिक सिस्टम का भी मैंने एक सिस्टम बताया। तो ये सब भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसको, वॉमिटिंग सेंटर को। तो उसमें से जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है वो लोकेटेड है एरिया प्रोस्टेरमा के पास ऑन द मेडुलरी सरफेस। तो एरिया प्रोस्टेरमा एक मेडुलरी सरफेस पे एरिया है, जो मैंने देखो यहाँ वीडियो में फोटो में दिखाया भी है कहाँ पर होता है कीमो रिसेप्टर। तो उस एरिया से क्या होता है कि कंटेंस कीमो रिसेप्टर। तो इसमें क्या होते हैं कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर वो होते हैं जो केमिकल रेस्पॉन्स पे काम करें, केमिकल रेस्पॉन्स पे काम करें। एक होता है न्यूरॉन, बोला तो न्यूरॉन न्यूरॉन जो एक होता है न्यूरो ट्रांसमीटर का रिसेप्टर जो न्यूरो ट्रांसमीटर को रेस्पॉन्स देते हैं, और एक होता है केमिकल का रिसेप्टर। तो केमिकल रिसेप्टर जो होते हैं वो केमिकल्स को रेस्पॉन्स देंगे। तो इनिशिएट वॉमिटिंग व्हेन स्टिमुलेटेड ड्रग्स लाइक, तो ड्रग्स का इंपॉर्टेंट नाम है। तो एपोमॉर्फिन या डिजिटैलिस, ये जो दो ड्रग्स हैं, ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को, सीटीजेड को, ताकि वॉमिटिंग इनिशिएट हो जाए। तो कितने कितने चीजें देखी हम लोगों ने, स्टोमक देखा, इंटेस्टाइन देखा, वहां से वेगल फ्रेंड्स जा रहे हैं और सिंपेथेटिक एफरेंट्स जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, इरिटेशन इन म्यूकोसा अगर हुआ तो क्या करेंगे, सेंटर को वो करेंगे, इनिशिएट करेंगे वॉमिटिंग सेंटर को, और वॉमिटिंग का पूरा प्रोसेस होगा जो हम लोगों ने पहले देखा था। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि वॉमिटिंग का पहला प्रोसेस होने के बाद हम ये देख रहे हैं कि और क्या चीजें इन्फ्लुएंस कर सकती है वॉमिटिंग सेंटर को। तो वॉमिटिंग सेंटर का एक लिम्बिक सिस्टम का भी मैंने बताया कि इमोशन या मतलब नॉजियाटिक फीलिंग या मतलब नॉजियाटिक स्मेल हो गई, तो वो सबसे भी वॉमिटिंग सेंटर ट्रिगर हो जाएगा और क्या होगी, वॉमिटिंग होगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन भी देखा जो कहाँ पर है, एरिया प्रोस्टेमा ऑफ मेडुला सरफेस पे है। और ये क्या है, ये स्टिमुलेट करता है वॉमिटिंग सेंटर को टू केमिकल्स लाइक एपोमॉर्फिन एंड डिजिटैलिस। ये जो ड्रग्स हैं इनको स्टिकर करता है और क्या करता है, वॉमिटिंग सेंटर को इन्फ्लुएंस करता है वॉमिटिंग कराने के लिए। और मेडुला डॉर्सल पोर्शन ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन पे क्या होता है हमारा, कौन सा सेंटर होता है हमारा, तो वॉमिटिंग सेंटर डॉर्सल पोर्शन ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है वाइवा में। तो कहाँ होता है, डॉर्सल पोर्शन ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो इस डायग्राम से, पिछला डायग्राम से हमने बहुत कुछ समझा। तो उसके बाद एफरेंट फाइबर समझने के बाद तो मैं नीचे इसके नोट्स थोड़े बनाए हैं। इरिटेशन ऑफ म्यूकोसा इन द स्टमक एंड अदर पार्ट्स ऑफ जीआईटी, मैंने ये पहले एक्सप्लेन किया है कि जब इरिटेशन होगा, हमें से फूड खा ली जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो वॉमिट सेंटर ट्रिगर होगा। फिर लिम्बिक और कॉर्टेक्स में भी होता है में रिस्पॉन्स टू इमोशन जस्ट नॉजियाटिक स्मेल। वेस्टिबुलर अपैरेटस में भी होता है, एग्जांपल इन मोशन सिकनेस, जो मैंने कहा कि कार में या बस में बैठने से लोगों को वॉमिटिंग होती है, वो इसी वजह से होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनको मोशन सिकनेस होता है। और इनके वेस्टिबुलर अपैरेटस हमने कहा देखा है, ईयर में देखा है। देखो ईयर से भी स्टिमुलेट हो रहा है हमारा वॉमिटिंग सेंटर, ईयर के वेस्टिबुलर अपैरेटस उसको स्टिमुलेट करते हैं। और वेस्टिबुलर अपैरेटस हम लोग मोशन सिकनेस में देखते हैं कि उसके वजह से हमें फील होता है और वॉमिटिंग ट्रिगर होती है। और हार्ट एंड अदर ऑर्गन से भी अदर इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं किस पे, हमारे वॉमिटिंग सेंटर पे। तो यहाँ तक हमने फिजियोलॉजी ऑफ वॉमिटिंग देखी। पहले हमने ये देखा कि वॉमिटिंग सेंटर ट्रिगर होने पर क्या क्या चीजें होंगी। तो हमने एक पेकुलरिटी देखी, जो रेस्पिरेशन है वॉमिटिंग में स्टॉप रहता है। फिर हमने एक और चीज देखी कि डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और जब वॉमिटिंग खत्म हो जाती है तो डायफ्राम रिलैक्स करता है और एक्सपायरेशन हो जाती है। और एक्सपायरेटरी मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एब्डोमिनल मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और स्टोमक को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, और क्या करती है, चीजों को एक्सपेल आउट कराती है थ्रू माउथ। और सॉफ्ट पैलेट और ग्लॉटिस बंद हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो चीजें हैं वो बाहर की तरफ ना तो ट्रेकिया में चली जाए ना तो नोज में चली जाए। तो हम इससे हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे बचाते हैं इससे बंद करके। उसके बाद हमने ये देखा कि भले ही हमने ये देख लिया कि ईफरेंट, हमने मोटर काम देखा वॉमिटिंग सेंटर का कि वो किसी चीज को ट्रिगर कर रहा है, अगर ट्रिगर हो रहा है तो किसी चीज को ट्रिगर कर रहा है। लेकिन हमने उसका एफरेंट काम भी देखा कि जैसे म्यूकोजा ऑफ स्टमक इरिटेट हो रही है, म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन इरिटेट हो रही है, तो वो अपने वेगल पाथवे एफरेंट से या सिंपैथेटिक एफरेंट से सिग्नल भेजेगी किसको, वॉमिटिंग सेंटर को। उसके बाद ये इसके बाद और भी हम लोगों ने देखा कि अदर हार्ट्स एंड ऑर्गन भी इसके ऊपर होते हैं। लिम्बिक सिस्टम का एग्जांपल देखा कि लिम्बिक सिस्टम इमोशंस में नॉजियाटिक फीलिंग में क्या होगा, वॉमिटिंग ट्रिगर होती है। फिर हमने एक और वेस्टिबुलर अपैरेटस का मोशन सिकनेस में एक बार एग्जांपल देखा। तो ये देखने के बाद हमने देखा कि बहुत सारी चीजें ट्रिगर करी। और एक कीमो रिसेप्टर वाला देखा हम लोगों ने, जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर होता है, उसमें दो नाम देखे। एक नाम था क्या था, एपोमॉर्फिन और डिजिटैलिस, ये दो नाम थे। ये दो ड्रग्स क्या कर रहे थे, स्टिमुलेट कर रहे थे वॉमिटिंग सेंटर को, और वॉमिटिंग हो रही थी। तो ये ही पूरी फिजियोलॉजी ऑफ वॉमिटिंग है।
इसको एकदम वीडियो को एकदम आराम से देखिए, एकदम रुक रुक के देखिए और समझिए कि वॉमिटिंग का इसके नोट्स आप खुद बना लोगे। सिर्फ इसलिए मैंने इतना कुछ लिखा नहीं इसमें, क्योंकि इसको मेनली समझना था, और उसके बाद अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हो। और काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी रिएक्शन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, कुछ चीज़ें बंद हो रही हैं, कुछ चीज़ें खुल रही हैं। तो इसको पूरी तरह से समझो। अगर कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको फिजियोलॉजी समझने में दिक्कत हो रही है, प्लीज़ उनको मेरा वीडियो शेयर कीजिए। और थैंक यू।